हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञानी खोज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन टॉपिक जो है बच्चों, समझने के लिए तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा हमारी तरफ, ठीक है। और जो डाइजेशन टॉपिक जो है बच्चों है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम चाहे आपका कॉम्पिटिटिव कोई सा हो, एसएससी सीजीएल हो या यूपीएससी हो या जीडी हो, कोई सा एग्ज़ाम अगर हो बच्चों, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे एक या दो टॉपिक एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को समझने के लिए तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा हमारी तरफ, ठीक है दोस्त। आ जाओ। तो ये जो टॉपिक तुम्हारा है डाइजेशन, टॉपिक जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन को समझने के लिए क्या करना होगा हमें? इस डाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें ध्यान केंद्रित करना होगा अपने घरेलू जीवन पर, ठीक है। हम क्या है बच्चों, प्रत्येक दिन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ऊर्जा लेने के लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है। जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल और अघुलनशील होते हैं। हमारी बॉडी करती क्या है, हमारी बॉडी में एंजाइम स्रावित करती हैं लार ग्रंथियाँ, बहुत सारी ग्रंथियाँ जो हैं, जो पाचन में भूमिका निभाती हैं, वो एंजाइम स्रावित करती हैं। कुछ ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं। उससे क्या होता है, इन जटिल पदार्थों को सरल अणुओं, सरल कार्बनिक अणुओं और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। सुनो बच्चों, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। ये तो बच्चों हो गई तुम्हारी पाचन की डेफिनेशन कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पाचन कहलाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास बच्चों दो शब्द आए, जिससे तुमने नाम दिया भौतिक और एक नाम दिया रासायनिक। अच्छा, भौतिक क्या हो रहा है, भौतिक प्रक्रिया क्या हो रही है पाचन में, और रासायनिक क्या हो रही है, ये तो मैं समझना है। तो तुमने जब बच्चों भोजन को हाथों से तोड़ा और भोजन को दांतों को द्वारा क्या है, चबाया, तो भोजन को जब तुमने दांतों द्वारा चबाया तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। जब भोजन टूट गया तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कहलाती है भौतिक प्रक्रिया। भोजन के टुकड़ों को हमने हाथ से तोड़ा, मुख द्वारा चबाया, ठीक है। ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्या है, जब तुमने भोजन को बच्चों चबा लिया तो उस भोजन में क्या मिलेगा, उस भोजन में मिलेगा टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम बच्चों करेगा क्या, ये टाइलिन एंजाइम उस भोजन के टुकड़े में उपस्थित मंड या स्टार्च को क्या करेगा बच्चों, ग्लूकोज में बदलेगा। कैसे बदलेगा, ग्लूकोज में। स्टार्च को बच्चों किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। कौन बदलेगा, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो इसीलिए तुम अगर बच्चों ध्यान दिया हो, जब तुम किसी रोटी के टुकड़े को देरी तक चबाते हो तो क्या होता है, रोटी का टुकड़ा कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च को किसमें बदल दिया गया है, ग्लूकोज में। या तुम इससे बोलो कि मंड को किसमें बदला गया है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये कैसा होता है, ये मीठा होता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, भोजन का टुकड़ा मीठा लगने लगता है, ठीक है। और ग्लूकोज भी जो है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, मोनोसैकेराइड, वो अभी हम तुम्हें बताएंगे आगे। तो ये जो प्रक्रम तुमने समझा बच्चों कि भोजन के टुकड़े जो हमने दांतों द्वारा चबाया, ये एक भौतिक प्रक्रम है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। जब हमने भोजन के टुकड़े को चबा चुके तो उसमें क्या मिला, उसमें हमारी लार ग्रंथियों से एंजाइम निकले। उस एंजाइम ने क्या किया, मंड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। जब उसने मंड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया तो यही प्रक्रम क्या कहलाया, केमिकल प्रोसेस कहलाया, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाया। ये बात तुम्हें समझ के चलनी है।
तो अब पाचन में अगर हम बच्चों बताएं, मनुष्य में ही नहीं हम पौधों में भी बताएंगे कि पाचन में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ये भौतिक रासायनिक तो होता ही है, लेकिन 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है बच्चों उपचायी प्रक्रियाएं, ठीक है, उपचायी क्रिया, और एक होती है बच्चों अपचायी क्रिया। अपचायी क्रिया, उपचायी क्रिया क्या होती है और अपचायी क्रिया क्या होती है, ये बच्चों क्या है, बात ध्यान देना। जब क्या होता है बच्चों, सरल कार्बनिक अणुओं को जोड़कर, सरल कार्बनिक अणुओं को जोड़कर एक क्या है, बड़ा कार्बनिक अणु बनाया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों उपचायी प्रक्रिया। क्या कहलाती है, उपचायी प्रक्रिया। अपचायी प्रक्रिया क्या है बच्चों, जब जटिल कार्बनिक अणु एक बड़े कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है अपचायी प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। तो इसे हम समझने के लिए तुम्हें जैसे ध्यान दो, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर एक क्या है, बृहद कार्बनिक अणु है। अब इसे हम यहाँ से काट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें, तोड़ दें, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये कहलाएगी अपचायी प्रक्रिया। अब यहीं अगर तुम समझो बच्चों कि ये एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये है, ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े हों तो उन्हें हम जोड़ दो, एक लंबी श्रृंखला बन जाए, है ना, तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं क्या है, उपचायी प्रक्रिया, ठीक है। तो इन्हें इसीलिए इन प्रक्रियाओं को हम नाम देते हैं बच्चों कि ये क्या है, ये निर्माणकारी प्रक्रियाएँ। कैसी हैं, निर्माणकारी प्रक्रियाएँ हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बृहद कार्बनिक अणु एक दीर्घ कार्बनिक अणु छोटे अणु में टूटता है, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं ये कि विघटनकारी प्रक्रियाएँ। कैसी हैं बच्चों, विघटनकारी प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है, विघटनकारी प्रक्रियाएँ हैं अपचायी। अच्छा, उपचायी और अपचायी प्रक्रिया होती किसके अंदर हैं, तो जो उपचायी प्रक्रिया होती है ये होती है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होती है बच्चों, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जबकि उपचायी प्रक्रिया जो है, अपचायी प्रक्रिया, ये किसके अंदर होती है, ये होती है एनिमल के अंदर, ठीक है बच्चों, एनिमल्स के अंदर होती है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर बच्चों होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। जब बच्चों पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल की CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, और पौधों की जो मूल होते हैं, मूल मतलब जड़ें, उन जड़ों में यानी पौधे के जड़ों में क्या होता है, पूरे प्लांट्स का जो स्टीम होता है, तना होता है, उसमें क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम नाम के ऊतक होते हैं, ठीक है। ऊतक करते हैं क्या है, जो जाइलम ऊतक है वो क्या करता है, वाटर को सप्लाई करता है, लैंड से, धरती से वाटर को सप्लाई करता है, कहाँ तक, पत्तियों तक, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया जो होती है ये पत्तियों में ही होती है। इसलिए अगर हम तुम बताएं बच्चों, किसी पौधे की पत्तियां जब गिर जाती हैं तो वो भोजन बनाना क्या कर देता है, उसका भोजन बनाना बंद हो जाता है। अब भोजन बनाना बंद हो जाए तो पौधा जीवित कैसे रहता है, तो उस पौधे के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो स्टोर हो जाता है, बहुत सारा स्टोर करके रखता है जब तक पत्तियां ना आ जाएँ, ठीक है। तो इसलिए पौधों में जो भोजन बनता है वो भोजन पत्तियां बनाती हैं, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें। तो पौधे की जो पत्तियां वो क्या करती हैं, तो CO2 अवशोषित करती हैं, जाइलम लैंड से लेकर क्या रह जाता है, वाटर सप्लाई करता है, और इनके मध्य क्या कराता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, इनके मध्य अपक्रिया कराते हैं। जब इनके मध्य अपक्रिया कराते हैं तो कब क्या बनता है बच्चों, तब बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अतिरिक्त क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज के अतिरिक्त क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब इसे तुम्हें संतुलित करने के लिए क्या करो बच्चों, यहाँ 6 कार्बन उधर हैं तो 6 कार्बन इधर कर दो, हाइड्रोजन उधर कितने हैं, 12 हैं, तो इधर तुम 6 कर दो, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन तुम्हारे पास 6 दूनी 12 और 6 18 होगा, इसलिए तुम यहाँ क्या कर दो बच्चों, 6 कर दो, यहाँ 12 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है पौधों के अंदर, इससे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये प्रक्रिया हम तुम्हें समझा दें, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें बच्चों 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण। एक होती है प्रकाशिकीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, और एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया बच्चों
जो ऑक्सीजन बना ये ऑक्सीजन बनता है प्रकाशीय प्रक्रिया में। किसमें बनता है? प्रकाशीय प्रक्रिया में। और जो अप्रकाशीय प्रक्रिया में बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज। इस प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज बच्चों की थी किसने? रॉबर्ट हिल ने। किसने की थी? रॉबर्ट हिल ने। ठीक है। जबकि अप्रकाशीय प्रक्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? ब्लैकमैन ने। किसने की थी? ब्लैकमैन ने। ठीक है। तो ये भी बात तुम ध्यान रखना कि प्रकाशीय प्रक्रिया में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। अप्रकाशीय प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। अगर हम इससे थोड़ा समझाएं तो सपोज करो ये हमारे पास पत्ती है, ठीक है, ये वृक्ष की लीफ है हमारे पास। इसमें क्या होता है बच्चों? इसी पत्ती में क्या होता है? पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है वो इसी की पत्ती की वजह से हो पाता है। ठीक है। ये पत्तियां ही क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो इस पत्ती में तुम देखोगे जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है बच्चों? ये ग्रीन कलर है इस क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से। और अगर तुम बच्चों बताएं तो इस क्लोरोफिल के साथ साथ इस क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, और मॉलिब्डेनम होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और ये जो क्या आपने बनाया था बच्चों? नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं? ये सब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। ये मॉलिब्डेनम जो है बच्चों, मॉलिब्डेनम, ये इस पत्ती में छिद्र होते हैं, छिद्र। इस पत्ती में अगर तुम देखोगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र देखो दिख रहे हैं बच्चों? ये छोटे छोटे जो छिद्र जो होते हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने, इन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में ये मॉलिब्डेनम जो एमओ तत्व है, मॉलिब्डेनम, ये भूमिका निभाता है। अच्छा, ये रंध्र अगर ना खुले, स्टोमेटा ना खुले बच्चों ये, तो क्या होगा? तो इन रंध्र के ना खुलने से क्या होगा बच्चों? जो तुम्हारी पौधों में CO2 और ऑक्सीजन, इनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। मतलब CO2 पौधा अवशोषित करता है, पत्तियां CO2 अवशोषित करती हैं, और इन्हीं पत्तियों से क्या होता है? O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है, निकलता है। तो इन गैसों के आदान प्रदान में भूमिका कौन निभाता है? ये स्टोमेटा निभाते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है बच्चों। इन रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन भूमिका निभाता है? मॉलिब्डेनम। ये बात तुम्हें समझ कर ली है। अब आगे अगर तुम्हें बच्चों बताएं तो इन रंध्रों के चारों तरफ, अगर तुम्हें रंध्र भी बताने तो तुम बताओगे कि पादप की जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। उन कोशिकाओं में क्या होता है? उन कोशिकाओं में हरित लवक होता है, हरित लवक क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर तुम्हें सिंपल बात बतानी हो प्रकाश संश्लेषण क्या है तो तुम बताओ बच्चों कि पौधों द्वारा CO2 और जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन, कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। इस पत्ती में बच्चों बहुत कुछ, अगर तुम पत्ती को देखोगे तो इस पत्ती में पीछे तुम्हें लाइनें दिख रही होंगी, लाइनें, ये पत्ती में ये लाइनें तुम्हें दिख रही हैं। ये लाइनें जो हैं ये क्या है? भोजन के केंद्र हैं। क्या है? भोजन के केंद्र हैं। अगर तुम बताएं तो पौधे में जो भोजन बनता है उसका केंद्र हम उस पूरी पत्ती को कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरी पत्ती को कहते हैं। इस पत्ती में भी अगर तुम बच्चों बताएं तो ये जो तुम्हें लंबी संरचना दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबी संरचना ये होती है महाशिरा। जो तुम्हें बीच वाली दिख रही है ये क्या होती है? महाशिरा। इस महाशिरा में ही जो ये प्रक्रिया हो रही है, ये महाशिरा में क्या होता है? यहाँ इस प्रक्रिया से जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? आगे इस महाशिरा में स्टोर होता है। ठीक है। और इसी महाशिरा द्वारा क्या होता है? पत्ती की प्रत्येक कोशिका को क्या किया जाता है बच्चों? पत्ती की प्रत्येक कोशिका को वाटर सप्लाई किया जाता है। ठीक है। और इसी सिराओं से क्या किया जाता है? इन्हीं सिराओं से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो क्या किया जाता है? प्लांट्स के स्टेम यानी तने तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है, संचरण कराया जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सिराएं हैं, सिराएं जिनसे क्या करता है? ग्लूकोज और वाटर का क्या है? सप्लाई होता है। ग्लूकोज पौधे को नीचे जड़ों तक दिया जाता है। ठीक है। और वाटर नीचे से आता है ऊपर तरफ। तो इस पत्ती में, इसलिए हम पत्ती को क्या कहते हैं? पौधे में पत्ती को भोजन का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का केंद्र। ठीक है। ये बात तुम्हें समझ के चलनी है। अब आगे चलो बच्चों। तो इतनी बात तुम्हें समझ
ये अगर हम प्रकाश संश्लेषण वाला पूरा टॉपिक पढ़ा तो बच्चों टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें ये बात थोड़ी समझ चलनी है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पौधे जो हैं, पौधे की पत्तियां वायुमंडल की CO2 को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, और जाइलम जो ऊतक है वो क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, जिससे पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब तुम्हें ये भी समझना कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो हम तुम्हें बता दें बच्चों। हमने अभी तुम्हें बताया था कि इस पत्ती में क्या है बच्चों, छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र। इन्हीं छिद्रों को नाम देते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। हिंदी में कहते हैं रंध्र, क्या कहते हैं, रंध्र, ठीक है। इस रंध्र के चारों तरफ बच्चों, मान लो ये रंध्र है एक, इस रंध्र के चारों तरफ ये ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना, ये कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या नाम देते हैं बच्चों, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं। इंग्लिश में कहते हैं गार्ड कोशिका, गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये रंध्र के चारों तरफ क्या होती है, गार्ड सेल होती हैं। इस गार्ड सेल में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे हम तुम अगर बच्चों बताएं तो इसी गार्ड सेल के चारों तरफ भी क्या होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या नाम देते हैं, सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं, ये सहायक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाती हैं, मदद करती हैं, किसकी, द्वारक कोशिका की मदद करती हैं, गार्ड कोशिका की, ठीक है। तो ध्यान रखना, रंध्र किसके द्वारा बच्चों खुलेंगे, मॉलिबेड्रम द्वारा। अच्छा, रंध्र खुलने की प्रक्रिया में होता क्या है, रंध्र खोलने की प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है गैसों का, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण, वो गैसों का आदान प्रदान में कौन भूमिका निभाता है, तो ये गार्ड कोशिका, ये रंध्र जो है, रंध्र खुलते हैं, इन रंध्र के खुलने में कौन भूमिका निभाता है, मॉलिबेड्रम भूमिका निभाता है, ठीक है बच्चों। ये बात तुम्हें समझ चलनी है। अब आगे चलो, अब तुम बताएं बच्चों आगे। तो उपचायी क्रिया तुम्हें बच्चों हो गई, क्लियर हो गई। उपचायी प्रक्रिया क्या है कि इसमें क्या होता है, सरल कार्बनिक अणुओं का क्या किया जाता है, दीर्घ कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन किया जाता है, और क्या है, ग्लूकोज जैसी संरचनाएं निर्मित होती हैं। इसी को हम नाम देते हैं उपचायी प्रक्रिया, ठीक है। उपचायी प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे CO2 अवशोषित करते हैं, जल CO2 और जल के अभिक्रिया से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अभी हम तुम्हें बताया कि और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो बनता है, ये क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है, एक होती है प्रकाशीय प्रक्रिया, एक होती है अप्रकाशीय प्रक्रिया। प्रकाशीय प्रक्रिया में क्या बनता है, प्रकाशीय प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनता है, अप्रकाशीय प्रक्रिया में क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है। अच्छा, अगर तुम्हें और भी बता दें अगर प्रकाशीय प्रक्रिया के बारे में, तो प्रकाशीय प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है, ये जल है हमारा, जल, ये जल क्या होता है, टूटता है, किस में टूटता है, ये जल हाइड्रोजन आयन और OH आयन में टूटता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में टूटता है। फिर क्या होता है, इन OH आयन का क्या किया जाता है, योग किया जाता है, संघनन किया जाता है। क्या किया जाता है, संघनन किया जाता है। और जब इनका संघनन किया जाता है तो इनसे क्या बनता है, जल बनता है, जल। और क्या बनती है बच्चों, जल बनने के बाद क्या बनता है, जल बनने के बाद बनती है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। यहाँ के तुम 4 अणु ले लो OH समूह के, तो तुम्हारे पास जल बन जाएगा और क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। यही ऑक्सीजन क्या होती है, यही ऑक्सीजन इस गार्ड कोशिका द्वारा, द्वार कोशिका द्वारा रिलीज कर दी जाती है, जिसे हम क्या बच्चों, हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये बात इतनी समझ के चलनी है। अब हम बताएं अपचायी प्रक्रिया। अपचायी प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, दीर्घ कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है। दीर्घ कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, विघटनकारी प्रक्रिया है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ छोटे कार्बनिक अणुओं से बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, जैसा ही हमने लिखा है ना, ये ध्यान रखना। अपचायी प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अपचायी प्रक्रिया एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर होती है। जंतु हम भी हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम तुम बच्चों बताएं, इसे नोट करते चलना, जो बच्चों टॉप तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट, वो पॉइंट सब नोट कर लेना, ठीक है। ये प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में ध्यान रखना कि रॉबर्ट हिल ने क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन किया, और अप्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन किया ब्लैकमैन ने, ठीक है। हम बच्चों जो श्वसन करते हैं, श्वसन, उस श्वसन में क्या होता है, जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन, ठीक है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, जब हम ऑक्सीजन हमने ली, जब हमने श्वसन किया, तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या स्टोर रहता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज स्टोर रहता है। किस अवस्था में स्टोर रहता है? एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। ठीक है, अगर इसका नाम जानना है तो इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, फास्फेट का मतलब फास्फेट समूह। यानी एटीपी में बच्चों कितने फास्फेट समूह होते हैं? एटीपी में 3 फास्फेट समूह होते हैं। ठीक है, ऐसे P4 जो फास्फेट होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा क्या रहती है? स्टोर रहती है। इसलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं एटीपी को, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि एटीपी को क्या कहते हैं, तो एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जब जो एटीपी के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। जब ये बच्चों ऑक्सीडेशन करता है तो ये इस ग्लूकोज को CO2, जल और किसे बदलता है? एटीपी के रूप में तोड़ देता है। ठीक है, एटीपी के रूप में। यही एटीपी जो ऊर्जा है ये क्या स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीकरण होता है तो कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है बच्चों? 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हुई, यहाँ तुम देखोगे ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये बच्चों क्या है? एक दीर्घ कार्बनिक अणु है। और इस दीर्घ कार्बनिक अणु को किसमें तोड़ दिया गया? सरल कार्बनिक अणु में तोड़ दिया गया, CO2 और जल में तोड़ दिया गया। संतुलित करनी हो अपक्रिया तो बच्चों यहाँ 6 कर दो, यहाँ 6 कर दो। उसके बाद देखो 6 दूनी 12, यहाँ ऑक्सीजन 12 हो गए। यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ तुम्हें कितने करने पड़ेंगे? 6 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये समझो कोई। तो ये होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये ग्लूकोज का अणु जब टूटता है बच्चों तो कितने एटीपी ऊर्जा निकलती है? 38 एटीपी। ये प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया की कहलाती है अपचायी प्रक्रियाएं। ठीक है, अपचायी प्रक्रियाएं। तो अपचायी प्रक्रियाएं बच्चों समझ गए कि अपचायी प्रक्रियाएं क्या हैं। अब हम चलें आगे। ये नोट करते चलना बच्चों, जो पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे चलो। अर्थात तुम्हें ये पता चलेगा कि पाचन बच्चों क्या है? पाचन जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पाचन कहलाती है। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर है। और उसके बाद पाचन क्रिया में क्या होती है? 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है अपचायी प्रक्रिया, एक होती है उपचायी प्रक्रिया। ठीक है, अपचायी प्रक्रियाएं क्या है? अपचायी प्रक्रियाएं क्या है? विघटनकारी प्रक्रियाएं। इसमें क्या है? दीर्घ कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटता है। जबकि उपचायी प्रक्रिया जो है ये क्या है? निर्माणकारी प्रक्रिया है। इसमें सरल कार्बनिक अणु दीर्घ कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था अभी तुम्हें बच्चों प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, ये बात समझ के चलनी तुम्हें। अब आ जाओ आगे। अब तुम्हें आगे चलने से पहले क्या देखना है? आगे चलने से पहले तुम्हें देखना है कि पोषण, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं बच्चों, पोषण इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, पोषण क्या है? हमने भोजन खाया, हम बच्चों टॉपिक धीरे धीरे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे तुम्हारे। तो तुमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें पोषण तुम्हें मिला कि नहीं मिला? ये पोषण क्या है? तुमने रोटी खाई तो रोटी से पोषण मिला कि नहीं मिला? सब्जी खाई उससे पोषण मिला कि नहीं मिला? ये पोषण क्या है ना, तो तुम्हें पोषण समझना है। तो पोषण समझने के लिए तुम्हें क्या समझना है? देखो बच्चों, तुम बताओगे सजीवों द्वारा, हम सजीवी भोजन खाते हैं ना, तो सजीवों द्वारा पोषक तत्वों, विटामिन, वसा को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि यदि हमने ग्रहण कर लिया तो हमारी बॉडी में क्या हो? कुछ परिवर्तन ना हो। पोषण यानी जो हमने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो ग्रहण किए हैं उनसे क्या हो? हमारी शारीरिक वृद्धि हो और मानसिक वृद्धि हो। तो इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे कि पोषण है। क्या बच्चों है? पोषण है। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा तुम क्या दोगे कि सजीवों द्वारा पोषक तत्व, विटामिन, वसा
इत्यादि कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जिससे सजीवों में क्या हो, सजीवों की शारीरिक संरचना और मानसिक रूप से क्या हो, विकास हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है बच्चों? पोषण है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान चलनी है। तो तुम्हें यही परिभाषा लिखनी है, सजीवों द्वारा पोषक तत्व, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब तुम्हें इसे समझना है कि पोषण कहलाती है। अब अच्छा, पोषण की आवश्यकता क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है ना पोषण की, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो तुम्हें पहली बात जाननी है कि पोषण में क्या होता है बच्चों? पोषण में शारीरिक वृद्धि होती है। क्या होती है? शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है ना। क्या होता है? मानसिक विकास होता है। क्या होता है? मानसिक विकास होता है। ठीक है, क्या होता है? कोशिकाओं में मरम्मत होती है। कोशिकाओं में मरम्मत होती है। ठीक है, मरम्मत होती है। ये सब क्या होता है? ये सब पोषण में ही होता है। शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है। जैसे हमारे यहाँ चोट लग जाए तो चोट लगने पर यहाँ सपोज करो ये हमारी बॉडी का इतना पार्ट्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर ये पार्ट्स दोबारा कब आएगा? ये पार्ट्स दोबारा जब आएगा जब हमारी कोशिकाओं में क्या होगी? मरम्मत होगी। कोशिकाओं में जब कोशिकाओं में मरम्मत होगी, कोशिकाएं सही होंगी तो कोशिकाएं क्या करेंगी? विभाजन करेंगी समसूत्री, जिससे कोशिकाओं में वृद्धि होती है और हमारा ये भाग जो था जैसा था वैसा ही पुनः हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, अब तुमने क्या क्या, अब पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, वसा कौन सी है, ये भी तुम्हें समझना है। तो पोषण में आगे तो सजीवों द्वारा पोषक तत्व, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। शारीरिक वृद्धि हो, कोशिकाओं में मरम्मत हो, मानसिक विकास हो, ये सब क्या है? पोषण है। ठीक है, तो इसे बच्चों आप मिटाएं। आगे जो टॉपिक जो पॉइंट हो वो नोट करते चलना। ठीक है, अब आगे चलो। अब पोषक तत्व क्या है, विटामिन्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, वसा क्या हैं, ये तुम्हें समझना है बच्चों। ठीक है, तो विटामिन्स, पहले तो हम विटामिन बता दूँ मैं। विटामिन तो तुम देखोगे बच्चों, विटामिन दो प्रकार के होती हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन और एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। बच्चों जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होती हैं? ये क्या होती है बच्चों? ये जल में, वाटर में घुलनशील विटामिन होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो है बच्चों, इस विटामिन बी में 12 विटामिन 13 आते हैं। इन सभी विटामिन को हम नाम देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को अगर हम विभाजित करें तो विटामिन B1, B2, B3, B4 है ना, B5, B12 तक होती हैं। अगर तुम बच्चों बताएं B12 जो विटामिन होती है, B12 अगर इस विटामिन की हमारी बॉडी में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो इस विटामिन की कमी होने से क्या होता है? पहला ग्रामा रोग होता है। क्या होता है? पहला ग्रामा रोग। पहला ग्रामा रोग का मतलब बच्चों है कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो न्यूरॉन कोशिकाएं हैं वो सही से क्या करती हैं? कार्य नहीं करती। ठीक है, और बहुत सारी विटामिन हैं। अगर तुम जैसे बताएं विटामिन B1 जिससे हम नाम देते हैं थायमीन, है ना, थायमीन।
इस थायमीन की वजह से क्या होता है बच्चों, थायमीन की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है, बीमारियां। और जो विटामिन सी है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, स्कर्विक रोग होता है। स्कर्विक रोग का मतलब है बच्चों कि इस मसूड़ों से, जो दांतों के ऊपर मसूड़े पाए जाते हैं उनसे क्या आता है बच्चों, ब्लड आता है, ब्लड। तो इसी को हम नाम देते हैं कि ये क्या हो गया, स्कर्विक रोग हो गया विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, नहीं तो विटामिन पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर तुम्हें अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विटामिन क्या होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन होती है और बसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, बसा में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है बच्चों। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन जो के है बच्चों, विटामिन के, ये क्या करता है, विटामिन के हमारे जब चोट लग जाती है, चोट, तो हमारे धमनियों सिराओं से क्या निकलता है, रक्त निकलता है, रक्त। तो उस रक्त को क्या करता है, ये जमाने में भूमिका निभाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के, ये स्कंदित करने में भूमिका निभाता है, मतलब जमाने में भूमिका, थक्का बनाने में भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रीलिम्स में बन चुका क्वेश्चन कि कौन सी विटामिन क्या करती है, रक्त का स्कंदन करती है। तो बच्चों रक्त का स्कंदन तो कौन सी करती है, विटामिन के करते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो विटामिन ई जो है, ये क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, महिलाओं में और पुरुषों में क्या हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगर ये विटामिन नहीं है तो महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं के शारीरिक जो अंग होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। गर्भाशय जो होता है, बच्चादानी जिसे बोलते हैं, उस यूट्रस का क्या होता है, सही से विकास नहीं होता, जिससे वो स्त्री क्या करती है, वो स्त्री बांझ रहती है, जिसे हम बोलते हैं बांझ, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। इस विटामिन और विटामिन ई की भरपूर अगर मात्रा, तो स्त्री के प्रजनन अंग अच्छी तरह से कार्य करते हैं और स्त्री देखने में सुंदर लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है, त्वचा चिकनी रहती है, किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से, ठीक है बच्चों। और अगर इसके स्रोत जानने तुम्हें कि किसमें है ये विटामिन ई, तो विटामिन ई गेहूँ जो है, गेहूँ के अंकुर में होती है, गाजर में होती है, बहुत सारी चीज़ों में होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी तो तुम्हें बच्चों पता ही होगा कि इस विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों, इस विटामिन डी की कमी से मेरी जो अपनी हड्डियाँ हैं, बोन ये क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है बच्चों। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाओ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेट, इसका नाम आईपीसी, वो अगर हम इसका नाम बताएं, वैज्ञानिक नाम बताएं, तो इसका नाम है रेटिनॉल। तो इसकी वजह से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी, मतलब दिन के समय व्यक्ति को दिखाई देगा, रात के समय दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, बंद होने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हम बताएं बच्चों, इस बीमारी की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की जो आँख है, आँख में क्या होता है, रेटिना वाला भाग होता है, उस रेटिना पर दो प्रकार की सेलें होती है, एक होती है शंक्वाकार सेलें, एक होती है दंडाकार सेलें। जो शंक्वाकार सेलें हैं, वो शंक्वाकार सेलें बच्चों क्या करती हैं, शंक्वाकार सेलें सही से कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इनके नाम जानने, तो इसका नाम है क्या, रेटिनॉल वैज्ञानिक नाम, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है टोक्योफेरॉल, इसका नाम है फाइब्रोनोजन, ठीक है, इसका नाम है, विटामिन के का नाम है फाइब्रोनोजन, ऐसा कुछ नाम देते हैं सर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल के बाद क्या है बच्चों, टोक्योफेरॉल और फाइब्रोनोजन, ऐसा कुछ है इसका नाम सही से, ठीक है, हमें ध्यान नहीं है, ठीक है बच्चों, सही से। तो आगे इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है उसे नाम होता है एस्कर्बिक, ठीक है, ध्यान रखा। ये है विटामिन, ये हमारी बॉडी के लिए बताओ क्या है, आवश्यक है। विटामिन डी का जो स्रोत होता है बच्चों, वो होता है दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है हमारी कोशिकाओं की जो परत होती है, कोशिकाओं की जो दीवार होती है, उसे मजबूत करने में कौन भूमिका निभाता है, उसे मजबूत करने में कैल्शियम भूमिका निभाता है, ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आगे आ जाओ, विटामिन तुमने समझ लिया बच्चों, ठीक है, विटामिन ध्यान रखना ये। अब देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो बच्चों हैं वो क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं।
लेकिन हमारी बॉडी में 2 ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है वो मोनोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, और सैकेराइड का मतलब होता है मीठा, यानी जो अणु एक हो और वो मीठा हो तो उसे नाम देंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण अगर तुम बच्चों बताएं तो कौन सा है? मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है। अगर मोनोसैकेराइड का उदाहरण दें तो बच्चों तो ग्लूकोज, ध्यान देना, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उदाहरण क्या है बच्चों? ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? ये सब मोनोसैकेराइड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मोनोसैकेराइड सबसे अच्छे उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज। ये जो तो बच्चों हमने मोनोसैकेराइड के उदाहरण जान लिए थे कि मोनोसैकेराइड क्या थे। तो मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण था ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज। हमने तुम्हें ये भी बताया था कि ग्लूकोज और फैक्टोज और गैलेक्टोज जो है, इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है? एक ही जैसे हैं, ठीक है, तीनों के फॉर्मूले एक ही जैसे, लेकिन तीनों के क्या है? गुण अलग अलग हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज है ये गन्ने की शर्करा है, फैक्टोज फल शर्करा है, और गैलेक्टोज क्या है? दूध की शर्करा है। ग्लूकोज का हमारे रक्त में स्तर बढ़ने पर क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जब भी फैक्टोज से कोई बीमारी नहीं होती है और ना ऐसा गैलेक्टोज से होता है, ठीक है। ये बात तुम ध्यान रखना। मोनो का मतलब एक होता है, सैकेराइड का मतलब मीठा, ठीक है। तो ये मार्टो का हम जान चुके कि मोनो का मतलब एक, सैकेराइड का मतलब मीठा। उसके बाद अब हम जानेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण है सुक्रोज, ठीक है। डाइसैकेराइड का सबसे अच्छा क्या है? सुक्रोज। अच्छा, डाइसैकेराइड किसे बोलेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिन्हें जल में डालने पर क्या हो, वो दो छोटे मोनोसैकेराइड अणु में टूट जाएं तो उन्हें नाम देते हैं हम डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, सैकेराइड का मतलब मीठा। यानी जल में जब हम सुक्रोज को यानी चीनी को डालते हैं तो ये किस में टूटता है? तो ये ग्लूकोज प्लस फैक्टोज में टूटता है। किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस फैक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्या है? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड, ये बात समझना। ये ग्लूकोज है, ये फैक्टोज है, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे ध्यान रखना, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, सैकेराइड का मतलब होता है मीठा, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड सबसे अच्छा उदाहरण है स्टार्च, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। पॉलीसैकेराइड सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जिसे हम नाम देते हैं सेलुलोज। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें तुम्हें ग्रीन कलर की दिख जाएं, हरे कलर की दिख जाएं, वो सब क्या होती है? सेलुलोज होती है। जैसे गाय भैंस को हम चारा खिलाते हैं, चारा क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। तो चारा भी क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या है? एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, ठीक है। और भी बच्चों ध्यान रखना कि जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, वो क्या होती है? उसके चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। वो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है, अब ध्यान रखना। अब हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन, तो हमने जान लिए, कार्बोहाइड्रेट जान लिए। अब हम जानेंगे संतृप्त, और संतृप्त क्या जानेंगे? बसाएं जानेंगे, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाना। अब जानेंगे बसाएं। बसाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है संतृप्त बसा, एक होती है असंतृप्त बसा।
असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती हैं? ऐसी कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या हो, कार्बन कार्बन मध्य क्या हो, सिंगल बंद हो, तो उन्हें हम नाम देते हैं संतृप्त वसाएं। ठीक है, तो जो संतृप्त वसा होती है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन मतलब सिंगल बंद होता है, जबकि असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन डबल बंद या कार्बन कार्बन मतलब ट्रिपल बंद होता है। ठीक है, ध्यान रखना, द्विबंध या त्रिबंध होता है। ठीक है, ध्यान रखना। संतृप्त वसाएं जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक होती है, जबकि ये कैसी होती हैं, ये हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है, हानिकारक होती है और लाभदायक होती है, ये तुम मत ध्यान दो इधर। जैसे हमारी ये है धमनी है, ठीक है, इस धमनी में क्या बहता है, रक्त बहता है, ब्लड बहता है, रुधिर। जब हम संतृप्त वसाएं ग्रहण करते हैं, संतृप्त वसाएं खाते हैं, तो संतृप्त वसाएं इस रुधिर में ऐसे डूब के चलती हैं, डूब के बहती है, जबकि असंतृप्त वसाएं इस रुधिर की सतह पर बहती हैं और ये क्या होती हैं, धमनी और शिराओं की दीवार पर क्या होती है, चिपक जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे ये धमनी और शिराओं में क्या होता है, जगह कम रह जाती है और हमारे हृदय को क्या है, रक्त बहुत ज़्यादा स्पीड से पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हार्ट अटैक जो आता है वो असंतृप्त वसाओं को ज़्यादा ग्रहण करने से भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब हम बताएं आगे तक। अब हम जानेंगे, अब मेन टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डाइजेशन, तो हम जानेंगे डाइजेशन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त वसा ध्यान रखना। जिन वसाओं में कार्बन कार्बन का सिंगल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त वसाएं कहते हैं, जिनका वसाओं में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त वसाएं। इसका उदाहरण है सरसों का तेल, मार्केट वाला घी, ठीक है, पाम ऑयल, पाम ऑयल, ये सब क्या है, असंतृप्त वसाएं। जबकि गाय और भैंस का जो घी होता है वो क्या है, संतृप्त वसा है। ठीक है, अब आगे चलें। हम जान रहे थे डाइजेशन, डाइजेशन, पाचन। तो पाचन की हमने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और भौतिक प्रक्रिया क्या है और रासायनिक क्या है, ये तुम्हें समझना है। जो भौतिक शब्द आया फिजिकल, जो रासायनिक शब्द आया केमिकल, इसका मतलब क्या है। जब हमने भोजन के टुकड़े को हाथों द्वारा तोड़कर मुख में जब ले गए, तो जब दांतों द्वारा भोजन के टुकड़े को चबाते हैं तो वो जो प्रक्रम होता है वो सब क्या होता है, होता है भौतिक प्रक्रम। ठीक है, उसके बाद जब हम भोजन के टुकड़े को दांतों द्वारा चबा चुकते हैं तब उसके बाद क्या होता है, मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3। एक होती है पैरोटिड ग्रंथ, पैरोटिड ग्रंथ, एक होती है सब मैंड्यूलर ग्रंथि, सब मैंड्यूलर ग्रंथि, एक होती है सब लिंगुअल ग्रंथि, लिंगुअल ग्रंथ, सब मैंड्यूलर ग्रंथ, सब लिंगुअल ग्रंथ, लिंगुअल ग्रंथि और सब और पैरोटिड ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं और वो क्या है, चबे हुए भोजन में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जब वो चबे हुए भोजन में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तब वो स्टार्च को किसे बदल देते हैं, ग्लूकोज, या तुम बोलोगे मंड को किस में बदल देते हैं, मंड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, इससे भोजन क्या लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। तो इस बार तुम्हें समझ चलनी है कि भौतिक प्रक्रम क्या और रासायनिक प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन, डाइजेशन कहलाती है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब बताएं तुम्हें आगे भौतिक प्रक्रम क्या है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दांत। ठीक है, टीथ क्या है, अब आगे जानो दांत क्या है। दांतों का मुख्य कार्य हमारे मुख में होता है भोजन के टुकड़ों को चबाना, ठीक है,
और चेहरे को एक सही से क्या देना, आकार देना, जिससे हमारा चेहरा जो है देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बात सुनो, दांत जो है, दांत हमारे मुख में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक होता है कृंतक, रदनक, चवड़क और अग्रचवड़क। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चवड़क और अग्रचवड़क। दांत करते क्या है? कृंतक दांत जो है, कृंतक दांत ये भोजन के टुकड़ों को क्या है, काटने का कार्य करते हैं। काटने का कार्य। रदनक दांत जो है भोजन के टुकड़े को क्या करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं। चवड़क और अग्रचवड़क ये भोजन के टुकड़ों को क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, चवड़क और अग्रचवड़क। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कैनाइन, इन्हें कहते हैं इंसाइजर, इन्हें कहते हैं मोलर और इन्हें कहते हैं प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर। तो ध्यान रखना, कृंतक, रदनक, चवड़क, अग्रचवड़क ये क्या करते हैं, भोजन को काटने का, ये भोजन को फाड़ने का, और ये भोजन के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को चबाने का कार्य करते हैं। कैनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, ये होता है। अब तुम्हें थोड़ा दांतों के बारे में जानकारी ये भी होनी चाहिए कि दांत वयस्क में कितने होते हैं और बच्चों में कितने होते हैं। तो वयस्क के लिए दांत सूत्र होता है ICPM और AM बटे ICPM और AM। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वयस्क के लिए दंत सूत्र है, तो दंत सूत्र क्या होता है? ICPM M और ICPM M। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जबड़े में कितने होते हैं, हमारे जबड़े 2 हैं, दोनों में ऊपर नीचे दांत होता है, जो 2 जबड़ों का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंसाइजर, कैनाइन, अब प्रीमोलर और मोलर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं रदनक, कृंतक, अग्रचवड़क और चवड़क। ठीक है, अगर तुम्हें वैसे ध्यान रखना तो 21, 23 बटे 21, 23 इंटू 2 जबड़े हैं, इसलिए दोनों 2 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, प्रीमोलर या मोलर कितने, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 नहीं 6 दांत। ये कौन से हो गए? ये हो गए अग्रचवड़क। कौन से हो गए? चवड़क दांत हो। कौन से हो गए? ये एक जबड़े में चवड़क 6 दांत होते हैं। फिर इसका 2 का मल्टीप्लाई करो उसमें, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। ये 4 कौन से? अग्रचवड़क। एक जबड़े में 4 क्या होते हैं? अग्रचवड़क दांत होते हैं, 6 और चवड़क होते हैं। उसका 2 का 1 मल्टीप्लाई करो तो कुछ होगा नहीं, तो 2 है। 2 यानी ये कौन सा है? सी क्या है? कैनाइन। कैनाइन मतलब कृंतक। तो एक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2। उसका 2 का आगे 2 में मल्टीप्लाई करो तो होंगे +4। तो 4 ये एक जबड़े में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, 4, ये बात ध्यान रखना। तो तुम प्लस करोगे 4 6 10 4 14 तो 16, यानी एक जबड़े में टोटल कितने दांत होते हैं? वयस्क के लिए 16 होते हैं। दोनों जबड़े में कितने हो जाएंगे? दोनों जबड़े में 32 हो जाएंगे। ठीक है, ये वयस्क के लिए दंत सूत्र ध्यान रखना। अब बच्चों के लिए दंत सूत्र भी ध्यान रखना। बच्चों के लिए भी यही है, ICPM M बटे ICPM M। यानी बच्चों के लिए तुम लिखोगे 2102 बटे 2102 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों के एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। दोनों जबड़ों में कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, बच्चों के लिए दंत सूत्र ध्यान रखना। ठीक है, अब चलें आगे। तो हम चलें आगे, तब तक ये तुम नोट करो। पूछा जाता है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो तुम बताओगे 20 होती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। दांत ये होते हैं, तो दांतों का क्या होता है? दांतों का मुख्य कार्य क्या होता है? दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन के टुकड़ों को चबाना। ठीक है, फाड़ना, काटना।
अब आ गया अब हम जानेंगे कि दांतों द्वारा जब भोजन चबा लिया हमने तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हमारी क्या होती है, ये टंग होती है, टंग जिसे हम जीवा कहते हैं, ठीक है, जीवा। ये जीभ क्या करती है, उसी भोजन को हमारे मुख में अंदर क्या है, घुमाने का कार्य करती है, ठीक है। भोजन को घुमाती है और घुमाकर भोजन में क्या करती है, भोजन में लार मिलवाने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस जीवा के जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला भाग ये क्या करता है, ये मीठेपन का स्वाद कराता है। कैसा कराता है, मीठेपन का स्वाद कराता है। ये साइड वाला भाग खट्टे मीठेपन का, ये भी स्वाद कराता है, ठीक है, खट्टे मीठेपन का। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये कैसा कराता है, ये नमकीनपन का स्वाद कराता है, नमकीनपन का स्वाद कराता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये कैसा स्वाद कराता है, ये स्वाद कराता है कड़वेपन का। कैसे, कड़वेपन का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जीवा हमारी क्या करती है, स्वाद देने का कार्य करती है। जीवा क्या है, जीवा एक पेशीय संरचना है जो जिसका मुख्य कार्य मुख में क्या होता है, भोजन को घुमाकर भोजन में क्या है, लार मिलाने का कार्य करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जीवा क्या है, जीवा शब्द निर्मित करने में भूमिका निभाती है। जब हमारी जीवा घूमती है तभी हमारी बॉडी में क्या होती है, पार्श्वगत करने से शब्द और ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जीवा के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को घुमाया जाता है। मुख्य भूमिका इसकी पाचन क्या है कि जो भोजन के टुकड़ों को घुमाया जाता है जिससे उसमें लार मिल सके, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे जान लो मुख में ग्रंथियां कितनी है। तो मुख में ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां कितनी हैं, लार ग्रंथियां कितनी हैं, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथ, सब लिंगुबल ग्रंथि, लिंगुबल ग्रंथि, ठीक है। ये सब ग्रंथियां किस में होते हैं, मुख में होते हैं। जो पैरोटिड ग्रंथि ये क्या करती है, ये टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है, टाइलिन एंजाइम। सब मैंडिबुलर ग्रंथि क्या करती है, म्यूलिन एंजाइम स्रावित करती है। और ये और ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करती है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करती है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मुख में टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड का पाचन करता है, ग्लूकोज में बदलता है, यानी स्टार्च को किसमें बदलता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। ये क्या करता है, मंड का पाचन करता है, मंड का पाचन कर ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो म्यूलिन एंजाइम स्रावित करती है, ये म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, ये म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिकना करने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन को चिकना करने का कार्य कौन करता है, म्यूलिन एंजाइम। जब भोजन लेईसा, तुमने देखा होगा भोजन जब चबाते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है, लेईसा हो जाता है। तो लेईसा जो भोजन हुआ है वो उसमें भूमिका किसकी है, म्यूलिन एंजाइम की, ठीक है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए टुकड़ों को क्या करता है, टुकड़ों में जो बैक्टीरिया होता है उन बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो इसे तुम नोट कर लो। तो मुख में ग्रंथियां, लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 ग्रंथियां होती है, पैरोटिड ग्रंथ, सब मैंडिबुलर ग्रंथ, सब लिंगुबल ग्रंथ। एंजाइम कितने स्रावित होता है, टाइलिन, म्यूलिन और लाइसोजाइम, ठीक है, 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड का पाचन करता है, ग्लूकोज में बदलता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को लेईसा बनाने का कार्य करता है, चिकना करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। अब हम फिर तुम्हें बता दें एक ही बार में, इसे नोट कर लिया। अब देखो आगे, अब एक बार सुन लो तुम लोग, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, पाचन स्टार्ट होता है मुख से ना, मुख से पाचन स्टार्ट होता है, मुख से।
तो मुख से पाचन स्टार्ट होता है, तो मुख में क्या होता है, मुख में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है, जिससे भोजन में उपस्थित स्टार्च का या मंड का पाचन होता है और वो किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, मुख में 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। ठीक है, मुख में 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, टाइलिन, म्यूलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम मंड का पाचन करता है, म्यूलिन एंजाइम भोजन के टुकड़ों को चिकना करने का कार्य करता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ये बात तुम्हें लिखना होगा अगर तुम लिखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अब भोजन कहाँ जाएगा, अब भोजन इस ग्रास नली द्वारा कहाँ जाएगा, अंदर साइड जाएगा। अंदर साइड ये ग्रास नली क्या करती है, इस ग्रास नली में क्या होता है, संकुचन होता है थोड़ा थोड़ा, इस संकुचन की वजह से भोजन क्या है, आगे बढ़ता रहता है और भोजन आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम आप पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, ध्यान देना। जैसे मान लो हमारे ये मुख है, ये हमारा मुख था। ठीक है, मुख में क्या था, मुख में 3 एंजाइम थे, म्यूलिन था, टाइलिन था और क्या था, लाइसोजाइम। ये 3 एंजाइम थे मुख में। ठीक है, उसके बाद मुख में कितनी थी, लार ग्रंथियाँ कितनी थी, मुख में लार ग्रंथियाँ थी 3। कौन सी थी, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है, और सब लिंगुअल ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथियाँ थी, ये 3 एंजाइम स्रावित हुए थे। उन्होंने क्या किया था, टाइलिन एंजाइम ने मंड का पाचन किया था। ठीक है, अब आ जाओ आगे, ये तुम्हारी ये मान लो ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, क्रमकोचन होता है, क्रमकोचन की वजह से ग्रास नली में क्या है, भोजन आगे तरफ बढ़ता है। यानी ग्रास नली जो है भोजन को केवल आगे बढ़ाने का कार्य करती है, इसका पाचन में कोई भूमिका इसकी नहीं होती। ठीक है, अब आ जाओ आमाशय। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है आमाशय। आमाशय स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक। इस आमाशय में क्या होते हैं, इस आमाशय के 3 भाग होते हैं, ऐसे 3 भाग होते हैं। इसका पहला वाला भाग कहलाता है फंडिक, दूसरा वाला भाग कहलाता है कार्डियक और तीसरा वाला भाग कहलाता है पाइलोरिक। ठीक है, आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। इस फंडिक भाग में क्या होते हैं, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, तकरीबन 3 से 5 करोड़ क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां। ये क्या करती हैं, जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है। क्या करती हैं, जठर रस क्या होता है, HCl, इसी को हम बोलते हैं जठर रस। ये जठर रस करता क्या है, भोजन जब ग्रास नली द्वारा अंदर तरफ आया आमाशय में, तो उसमें बाईचांस जो बैक्टीरिया आ गए
तो उन बैक्टीरिया को मारने का कार्य जठररस करेगा, और उस भोजन को अम्लीय करने का कार्य कौन करेगा? जठररस करेगा। ठीक है। जब भी, और उसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो ये वाला भाग है कार्डियक। इस कार्डियक में ऐसी संरचना मिलती है, इस कार्डियक में ऐसी संरचना मिलती है। इन कार्डियक संरचनाओं, जो ये संरचना है इन्हें बोलते हैं रिजुक। क्या बोलते हैं? रिजुक। ये रिजुक क्या करती हैं? ये रुजिक, इनमें भोजन क्या होता है? फंस जाता है। और जब इनमें भोजन फंस जाता है तो कम से कम 5 घंटे 4 घंटे भोजन आमाशय में रहता है। तब तक ये क्या करती हैं? ये आमाशय में क्या होता है? क्रमाकोचन होता है, गति होती है। और इस गति की वजह से रुजुक में भोजन जो फंसा है, उस भोजन को क्या है? ये पीसने का कार्य करती है, यानी ये भोजन को पीसती है। ठीक है। रुजुक में भोजन फंसा हुआ क्या है? पीसता है भोजन। ठीक है। उसके बाद ये भाग होता है पाइलोरिक। आमाशय का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है। पाइलोरिक भाग से ही क्या होती है? पाइलोरिक भाग से ही क्या है? ग्रहणी निकलती है। ठीक है। ग्रहणी जिसे हम बोलते हैं, जो छोटे हाथ का भाग है उसे ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना। तो पाइलोरिक क्या है? आमाशय का अंतिम भाग होता है। इस आमाशय में क्या क्या निकलता है ये तुम्हें जानना है। इस आमाशय में 2 एंजाइम निकलते हैं। आमाशय में कितने एंजाइम निकलते हैं? आमाशय में 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन से 2 एंजाइम निकलते हैं? निकलता है रेनिन एंजाइम, और क्या निकलता है? पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये दूध में जो प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन, कौन सी दूध में प्रोटीन होती है? दूध में होती है केसीन प्रोटीन। क्या होती है? केसीन प्रोटीन। ये रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। और केसीन प्रोटीन का पाचन करना मालूम ये कैसे बदलता है? कि केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ देता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है, और ये केसीन प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ देता है। ठीक है। रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम भी क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यानी आमाशय में कितने एंजाइम है? आमाशय में 2 एंजाइम है, एक रेनिन एंजाइम, एक है पेप्सिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। HCl जो अम्ल है बच्चों, HCl अम्ल, ये भोजन को अम्लीय करने का कार्य करता है। और HCl अम्ल का जो pH मान है, HCl अम्ल का जो pH मान है वो कितना होता है? 1 से 1.5 तक होता है। ठीक है। pH मान, यानी, और तुम्हें अगर पता हो तो हम उन्हें अम्ल बोलते हैं जिनका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। जिनका 7 से ज़्यादा होता है उन्हें बोलते हैं क्षार। तो ये HCl का एक प्रबल अम्ल है। ठीक है। प्रबल अम्ल है, फिर भी ये हमारी बॉडी को गला क्यों नहीं पाता है? इस आमाशय भाग को गला क्यों नहीं पाता? क्योंकि यहाँ क्या होता है? यहाँ अंदर भाग में क्या होती है? श्लेष्मा कला होती है। श्लेष्मा कला। ठीक है। तो श्लेष्मा कला की वजह से क्या है? हमारा आमाशय सुरक्षित रहता है। और जो भूख जैसी तुम समझते हो, जब भूख तुम्हें लगती है तो भूख कैसे लगती है? जब भूख लगती है तो क्या होता है? बता तुम्हें, हमारा रक्त जो है, रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में कम होता है तो क्या होता है? ये जो आमाशय वाला भाग है, आमाशय वाला भाग, ये आमाशय क्या करता है? इस आमाशय को सूचना दी जाती है। कौन सूचना देता है? ब्रेन सूचना देता है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर घट रहा है तो हमें ग्लूकोज गिर सकता है, इसलिए ब्रेन सूचना देता है आमाशय को। जब आमाशय को ब्रेन सूचना देता है तो ये आमाशय क्या करता है? ये आमाशय तीव्रता से गति करने लगता है। तीव्रता से ऐसे क्या करने लगता है? ऐसे तीव्रता से गति करने लगता है। जैसे तुम कहते हो कि हमारे पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, भूख लगी है ना, तो इसी की वजह से होता है। ठीक है। और जब तुमने भोजन के टुकड़े यहाँ से खाने स्टार्ट किए, भोजन के टुकड़े जब यहाँ पहुँचने लगते हैं, ये गति अपनी क्या करता है? गति अपनी धीमे धीमे करता जाता है। ठीक है। जिससे फिर भोजन जब यहाँ बहुत सारा एकत्रित हो जाता तो क्या होती है? भूख की तृप्ति हो जाती है। ध्यान रखना ये बात। तो आमाशय क्या करता है? अब एक बात समझ लो फिर। आमाशय में भोजन क्या है? भोजन पहुंचकर क्या करता है? भोजन को आमाशय अम्लीय करने का कार्य करता है। आमाशय में लगातार क्रमाकुचन गति होती है, जिससे भोजन क्या है? पिसता रहता है। आमाशय में क्या होता है? रिजुक बाल होते हैं जो क्या है? भोजन के टुकड़ों को क्या है? पकड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे रिजुक संरचनाएं होती हैं ऊंची नीची, इनमें क्या है? भोजन फंसा रहता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं? जठर रस स्रावित करती हैं। ठीक है। आमाशय में लगभग 3 से 5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और जठर रस क्या करता है? भोजन को अम्लीय करने का कार्य करता है, और जो बैक्टीरिया आए होते हैं उन बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। इतनी बात में समझ कर लिए। आमाशय के 3 भाग होते हैं।
फंडिक, कार्डियक और क्या होता है पाइलोरिक। जो एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, एसिडिटी जैसी समस्या वो किससे उत्पन्न होती है, वो फंडिक वाहक से उत्पन्न होती है। ठीक है, इस फंडिक वाहक में क्या है, एसिलम जब ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की, ठीक है, अम्लता की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात तुम ध्यान रखना। एसिडिटी जैसी समस्या होती क्यों है, जब हम बेवजह में किसी चीज़ को चबाते हैं मुख में, वो चीज़ अंदर ना जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से हमारा एसिड स्रावित करता है। जब अधिक मात्रा में एसिड स्रावित हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ये बात समझ के लेना। अब हम चलें आगे, तो ये तुम लोग नोट कर लेना, जो पॉइंट मैं पढ़ो उस पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, तो आमाशय में भोजन कब तक रहता है, आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है खाने के बाद। ठीक है, अब बताएं आगे तुम्हें। तो आमाशय क्या होता है, आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। आमाशय के फंडिक भाग में क्या होता है, 3 से 5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस स्रावित हैं। जठर रस भोजन को अम्लीय करने का कार्य करता है। ठीक है, आमाशय के कार्डियक भाग में क्या होता है, रेजिक संरचनाएं होती हैं जो भोजन को पकड़ने का करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। ठीक है, आमाशय का सबसे नीचेला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, और आमाशय में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, रेनिन, पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरासाइनेट में तोड़ता है, कैसिनेट में तोड़ता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, तब तक हम आगे बताएंगे। अब देखोगे तुम, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी, आमाशय से जो भाग जुड़ा है ये हम इसे नाम देते हैं ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। इस ग्रहणी में क्या होता है, इस ग्रहणी में भोजन आने से पहले, भोजन कब आता है, ध्यान देना, यहाँ क्या है, यहाँ इस अग्नाशय जो यकृत है, ये क्या वाला हमारा भाग है, ये लीवर है, लीवर, लीवर। और ये क्या है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लीडर, गॉल ब्लीडर। हिंदी में अगर सही से बोलो तो उसे तुम बोलोगे पित्ताशय, क्या बोलोगे, पित्ताशय। ठीक है, यकृत जो है, यकृत ये क्या करता है, पित्तरस स्रावित करता है, क्या करता है, पित्तरस निकालता है अपने से। जब ये पित्तरस निकालता है तो पित्तरस कहाँ स्टोर होता जाके, वो पित्तरस स्टोर होता जाके पित्ताशय में। ठीक है, अब ये पित्ताशय में जो पित्तरस स्टोर हुआ जाके, जब ये भोजन इधर से निकल के आता है तो पित्ताशय में क्या, इसी में गॉल ब्लैडर में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स करता क्या है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स करता है, ये बताता है कि भोजन इधर से आ रहा है, ये यानी भोजन को आने की सूचना देता है। कैसे, ये भोजन के आने की सूचना देता है पित्ताशय को, किसे देता है सूचना, पित्ताशय को। जब ये कोलेसिस्टोकाइनिन भोजन के आने की सूचना पित्ताशय को दे देता है तो पित्ताशय अपने से क्या करता है, ये पित्ताशय अपने से क्या करता है, ये अपने से पित्तरस निकालता है। क्या निकालता है, पित्तरस। ये जो पित्तरस निकालता है, इस पित्तरस, ये पित्तरस जो होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। इधर से जो भोजन आया है वो भोजन कैसा होता है, वो भोजन होता है अम्लीय। तो ये पित्तरस क्या करता है, ये पित्तरस इस भोजन से मिलकर क्या करता है, उसकी अम्लता को दूर करने का कार्य करता है। उसके बाद ये है अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या करता है, ये अग्नाशय पूर्ण पाचक रस स्रावित करता है। क्या करता है, पूर्ण पाचक रस, अग्नाशय करता है पूर्ण पाचक रस स्रावित करता है। उस पूर्ण पाचक रस स्रावित करता कब है, इसकी भी शर्त है। ये कहता है कि हम पूर्ण पाचक रस स्रावित जब करेंगे जब यहाँ आने वाला भोजन कैसा होगा, यहाँ आने वाला भोजन कैसा हो, क्षारीय हो। कैसा हो, क्षारीय हो। अग्नाशय कहता है कि हम पूर्ण पाचक रस स्रावित कब करेंगे, जब यहाँ आने वाला भोजन कैसा हो, क्षारीय हो, तब तक स्रावित नहीं करेंगे। तो होता क्या है, ये पित्ताशय जब तक पित्तरस स्रावित नहीं करेगा तब तक ये अग्नाशय क्या नहीं करेगा, तब तक अग्नाशय पूर्ण पाचक रस स्रावित नहीं करेगा। जब पित्तरस रस क्या है, भोजन की अम्लता को दूर कर देगा, तब ये अग्नाशय क्या करता है,
जब ये अग्नाशय रस स्रावित करता है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, ठीक है। अब बात सुनो, इस अग्नाशय में क्या होता है, इस अग्नाशय में एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कैसिनेट है। कैसिनेट, क्या नाम, जिसका नाम है कैसिनेट, ठीक है। ये कैसिनेट करता क्या है, ये कैसिनेट ये करता क्या है, कैसिनेट ये बच्चों क्या करता है, ये जो भोजन आता है इधर, ये भोजन जो आ रहा है इस भोजन की सूचना देता है। कैसिनेट नहीं है ये, कैसिनेट नहीं, ये सेक्रेटिन है। क्या है, सेक्रेटिन। यहाँ ये क्या करता है, एक हार्मोन से यहाँ से निकालता है अग्नाशय, उसका नाम होता है सेक्रेटिन। क्या नाम होता है, सेक्रेटिन। इस सेक्रेटिन हार्मोन करता क्या है, ये बताता है कि जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा तब तक अग्नाशय को ये सूचना देता है कि तुम पूर्ण पाचक रस स्रावित करो। ये अग्नाशय कोई ये सूचना जो सेक्रेटिन हार्मोन है, जब इधर से भोजन आता है जो क्षारीय भोजन हो, तब ये अग्नाशय को सूचना देता है कि अब तुम क्या कर दो, पूर्ण पाचक रस स्रावित कर दो। अर्थात ये सेक्रेटिन जब हार्मोन अग्नाशय को सूचना देगा तभी क्या होता है, तभी पूर्ण पाचक रस स्रावित होता है। इस पूर्ण पाचक रस में क्या होता है, इस पूर्ण पाचक रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन से 3 एंजाइम होते हैं, इस पूर्ण पाचक रस में 3 एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और 3 एंजाइम होते हैं बच्चों, ये होते हैं 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन और एमाइलोक्सिन। ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन, एमाइलोक्सिन, ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन, एमाइलोक्सिन, ये 3 एंजाइम होते हैं। ये किसमें होते हैं, पूर्ण पाचक रस में होते हैं। किसमें होते हैं, पूर्ण पाचक रस। अर्थात जब ये पूर्ण पाचक रस स्रावित होगा तो इसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी बची होगी भोजन के अंदर, जो भोजन ऊपर से आया है, उस सभी का पाचन कौन करेगा, उस सभी का पाचन ये एंजाइम करेंगे। कौन से, ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन और एमाइलोक्सिन। ट्रिप्सिन और स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, वसाओं का पाचन करता है, वसाओं का पाचन करता है। और किसे बदलता है, वसाओं को, किसे बदलता है, वसाओं को अमीनो अम्ल में बदलता है। स्ट्रेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और अमीनो अम्ल बदलता है। एमाइलोक्सिन एंजाइम क्या करता है, एमाइलोक्सिन एंजाइम भी क्या है, नहीं, ट्रिप्सिन और स्ट्रेप्सिन ये 2 एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। एमाइलोक्सिन एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टार्च का पाचन, उसका सुक्रोज का पाचन करता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन क्या करते हैं, ये प्रोटीन का पाचन करता है और वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है, सुक्रोज का पाचन, शर्करा का पाचन करता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अग्नाशय में पूर्ण पाचक रस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय क्या करता है, पूर्ण पाचक रस स्रावित करता है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय, इस अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। जब कोई ग्रंथि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तुमने अभी नाम सुना है, हमने नाम क्या बोला था, सेक्रेटिन। एक सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित करती है और ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन्स हमारे ब्लड में सुक्रोज यानी ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनता है तो क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है, मधुमेह रोग। ये बात समझ के चल लीजिए तुम्हें, फिर हम बताएंगे मैं आगे। ये बात जो पॉइंट नोट करने में, वो पॉइंट नोट करना है। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि जो हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। इसमें कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन और एमाइलोक्सिन एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे उसके बाद अब हम चलेंगे आगे। अब ये आगे वाला भाग जो है, आगे वाला भाग, इस ग्रहणी में यानी ग्रहणी में पाचन होता है इन एंजाइम से, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये जो तुम्हारी संरचना है इसे हम नाम देंगे छोटी आंत। क्या नाम देंगे, क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में क्या होता है, क्षुद्रांत में आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, आंत्र ग्रंथियाँ। आंत्र ग्रंथियाँ क्या करती हैं, आंत्र ग्रंथियाँ
आंत्र रस स्रावित करती है। क्या करती है? आंत्र रस स्रावित करती है। जो आंत्र ग्रंथियां आंत्र रस स्रावित करती है, आंत्र रस वो भी क्या करता है? वो भी बचे हुए प्रोटीन और वसाओं का क्या करता है? पाचन करता है। बचे हुए प्रोटीन वसाओं का पाचन करता है कौन? आंत्र रस। ठीक है। और इसका जो सेकंड वाला भाग होता है, अगर हम ग्रहणी से बात करें तो इस आगे वाला भाग क्या होता है? ये इलियम होता है, आगे वाला भाग ये मध्यांत होता है। ठीक है। और इसका सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है, लास्ट वाला भाग जिस अगर हम सबसे लास्ट वाले भाग की बात कर रहे हैं क्षुद्रांत के, तो इसका लास्ट वाला भाग जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, तो उससे भाग को हम क्या नाम देते हैं? उस भाग को हम नाम देते हैं सीकम। क्या नाम देते हैं? सीकम। तो जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उसे क्या नाम देते हैं? सीकम। ठीक है। उसी भाग पर क्या होती है? ऐसी संरचना निकली रहती है, ऐसी जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ ऐसी नीचे संरचना निकली रहती है। उस संरचना को हम नाम क्या देते हैं? उस संरचना का नाम देते हैं अपेंडिक्स। क्या नाम देते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स मनुष्य के आंत में क्या है? अवशेषीय अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन ये अपेंडिक्स जो है पहले कार्य करता था। जब मनुष्य क्या करता था? मनुष्य पत्ते खाता था तब ये काम करता था। ठीक है। इस अपेंडिक्स में भोजन के टुकड़े बाई चांस अगर चले जाएं तो इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे दर्द पैदा होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेट में ध्यान रखना उसका। तो ये छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत रस स्रावित करती है, जो क्या करती है? पाचन करने का कार्य करती है। और जब पाचन हो जाता है, छोटी आंत में पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। जब पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है तो फिर क्या होता है? तब होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? जब पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो जाता है तब अवशोषण होता है। अवशोषण क्या होता है? आप ये समझो तुम, जो भी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी निकले हैं, जो भी हमने पाचन किया है, उनसे जो भी अणु ये अवशोषण क्या है? तो अवशोषण तुम्हें समझना है। ठीक है। तो अवशोषण क्या है? पाचित भोजन से प्राप्त प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को रुधिर में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ठीक है। तो पाचित भोजन से प्राप्त प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को रुधिर में मिलाने की प्रक्रिया, ब्लड में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ब्लड में मिलाता कौन है? जो रसायनिक होते हैं छोटी आंत में मिलाए बोलते हैं जिन्हें, ये मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये अवशोषण होता है तो हम बताएं तुम्हें, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अवशोषण किसका होता है? बड़ी आंत में अवशोषण होता है जल का। बड़ी आंत करती क्या है? जो भोजन उस बड़ी आंत में पहुँचता है, जब उसमें जल होता है तो ये क्या करती है? बड़ी आंत उसे निचोड़ कर, उसे ऐड कर क्या करती है? उससे जल निकालने का कार्य करती है और जल बॉडी को अवशोषित करके दे देती है। तो बड़ी आंत क्या करती है? जल अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है। ध्यान रखना। इसके बाद अवशोषण के बाद तुम जानोगे कि स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण तो तुम्हें समझना है। स्वांगीकरण तो स्वांगीकरण तुम बताओगे अवशोषित अणुओं, अवशोषित अणु कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो अवशोषित अणु को कोशिका के, ये जो कोशिका है, मान लो ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका में क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। इस कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। तो अवशोषित अणुओं को कोशिका के द्रव तक पहुंचाना तथा कोशिका के द्रव में विलीन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है। तो अवशोषित भोजन के अणुओं को, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण के बाद अब तुम समझोगे मल विसर्जन। क्या समझोगे? मल विसर्जन। मल विसर्जन क्या है? अब बात समझो, जब हम भोजन पच जाता है, बड़ी आंत में अवशोषण हो जाता है जल का, तब भोजन वो अवशिष्ट पदार्थ कहाँ एकत्रित होता है? मलाशय में। छोटी आंत बड़ी आंत का नीचे वाला भाग क्या होता है? मलाशय होता है। उस मलाशय में एकत्रित होता है। जब मलाशय भर जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? एनएस के रास्ते, यानी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग जो है एनएस, उसके रास्ते हम क्या रास्ते निकाल देते हैं। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है मल विसर्जन कहलाता है। मल विसर्जन। ठीक है। तो तुम बताओगे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
मल विसर्जन कहलाती है। किसके द्वारा निकालेंगे? एनस के द्वारा पदार्थों को, उन जो सड़ित गलित पदार्थों ने बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर। और एक कन्फ्यूजन तुम लोगों को रहती है कि छोटी आंत या बड़ी आंत। तो छोटी आंत का नाम बोलने में छोटा है, लेकिन छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत की चौड़ाई मोटाई अधिक होने का इसे बड़ी आंत बोलते हैं। इन बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है, जबकि छोटे की लंबाई बहुत ज़्यादा अधिक होती है। बात ध्यान रखना। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई तकरीबन होती है 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, 6 से 7 मीटर, तकरीबन 22 फीट छोटी आंत की क्या होती है? लंबाई होती है। ध्यान रखना। टोटल अगर हम लोग बताएं तो टोटल हमारे आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है? 32 फीट। ठीक है, तो ये जानकारी भी ध्यान रखना। ये तुम्हारा हो गया पूरा पाचन तंत्र। अब तुम बताएं आगे, अगर तुम्हें जानकारी और लेनी हो तो हम बताएं, मैं आगे मिटा दे इसे। और बच्चों और समझो, जो लीवर होता है, लीवर ये क्या है? ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी बात ध्यान रखना। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वेट कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे। अब तुम जानोगे जो अग्नाशय है, जिसे हमने मिश्रित में कहा था, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं और बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? तो अल्फा कोशिकाएं एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। ग्लूकेगॉन करता क्या है? ये ग्लूकेगॉन जो है हार्मोन, ये क्या करता है? ग्लूकोज को किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाता है तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और स्टोर कर देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जबकि इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कहाँ करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है कहाँ? ये ब्लड में, रुधिर में। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर ये कम स्रावित होता है तो हमें क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसका तुम्हें और कुछ जानना है तो देखो, जो सुक्रोज होती है, इसे जब हम जल में डालते हैं तो इसमें एंजाइम उपस्थित होती है जिसका नाम है सुक्रेज एंजाइम। ये क्या करता है? सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में तोड़ता है। ये है ग्लूकोज, ये क्या है? फ्रैक्टोज। दोनों के फॉर्मूले एक समान होते हैं। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि तुम्हारे दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है,
इस लैक्टोज शर्करा को क्या करता है, लैक्टेस एंजाइम, लैक्टेज, नीचे लिख दें, दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा, इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम किसे बदल देता है, ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा को किसे बदलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, किसे बदलता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा को, लैक्टोज शर्करा को किसे बदलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलता है। ठीक है, आगे जाना, माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज शर्करा को, माल्टोज शर्करा, माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को, माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज शर्करा को किसमें बदलता है, ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन करता है, माल्टेज एंजाइम। तो इतनी जानकारी तुम रखना अपने पास। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।